वालेकुम एवरीवन, कंसेप्चुअल साइंस में आप तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद पेश करता हूँ। मैं हूँ एहसान दानिश। आज का हमारा लेक्चर है कॉम्पटन इफ़ेक्ट, जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के मेन फेलियर्स में से एक फेलियर क्वांटम इफ़ेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी। इससे पहले हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व को हमने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू और क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्लासिकल फ़िज़िक्स की फेलियर्स क्या थी और क्वांटम मैकेनिक्स ने इन फेलियर्स को कैसे सॉल्व किया। आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट, जिसे जस्टिफाई करने या एक्सप्लेनेशन करने में क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो नाकाम रही थी। कैसे नाकाम रही थी आगे जाके बताया जाएगा। और पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर के आउटलाइंस क्या होनी चाहिए। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो है व्हाट इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट, एंड सेकंड इज़ explanation of Compton effect on the basis of classical wave theory। थर्ड है explanation of Compton effect on the basis of quantum theory। फोर्थ है basic assumption used by Arthur Compton, जो कि Compton effect के लिए Compton ने जो basic assumptions यूज़ किया उनको हम डिस्कस करेंगे। पाँचवें नंबर पर हम एक्सप्रेशन मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट के लिए, जिसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कह सकते हैं। और लास्ट और आखिरी जो आउटलाइन है हमारी, वो लिमिटेशन ऑफ कॉम्पटन थ्योरी है। कॉम्पटन थ्योरी को हम किस हद तक यूज़ कर सकते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये हमारी आखिरी आउटलाइन है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है। Compton effect is the process in which an incident photon of frequency mu is scattered by a stationary electron and scattered photon has its frequency mu dash। यानी कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब भी कोई लाइट या इंसिडेंट फोटोन किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होने के नतीजे में इसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। इंसिडेंट एनर्जी जो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले फोटोन के पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी में कमी आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। अब फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसकी एनर्जी में कमी आएगी तो अल्टीमेटली उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यही है कि जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाता है और फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है, उस प्रोसेस को हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। या अगर हम इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं, व्हेन द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू कोलाइड्स टू ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ स्कैटर्ड by that electron with smaller frequency mu dash या mu prime। This process is called Compton effect। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पे कॉम्पटन इफ़ेक्ट का बाकायदा हमने डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। ये जो है इंसिडेंट फोटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ आकर यहाँ पे इस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है। कोलाइड करने के बाद ये बजाय अपने जो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में जाने के बजाय वो कुछ एंगल फाई से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं, थोड़ा बेंड होके चले जाते हैं। अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं जाता बल्कि स्कैटर्ड होके अपने डायरेक्शन को चेंज करके इस पाथ से चला जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल होके आगे इस जानिब इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये थीटा है इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल होने का और ये जो एंगल फाई है वो
फोटोन के स्कैटरिंग एंगल है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन के पास जो नंबर ऑफ वेव्स थे या फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन टकराने के बाद फोटोन जब इस तरफ चला गया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आई है। तो इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजिंग को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वेवलेंथ कम होगी, और जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस इफ़ेक्ट या इस प्रोसेस को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। थर्ड जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? क्लासिकल वेव थ्योरी का कहना है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू will cause the atomic electrons of elements to oscillate with the same frequency। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कहती है कि जितनी एनर्जी या जितनी फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास होगी, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो बिल्कुल उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी के साथ। According to classical wave theory, the intensity of an incident radiation of frequency mu will cause the atomic electrons of elements to oscillate with the same frequency mu. These oscillating electrons will subsequently radiate electromagnetic waves with same frequency. Such scattered radiation of same frequency as that of incident radiation is observed. तो फिर से ये कि क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है जब कोई फोटोन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस फोटोन के फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं। और उस ऑसिलेशन की वजह से, चूँकि मैक्सवेल थ्योरी का कहना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है, तो लिहाजा फ़ोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, और जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल उसी के बराबर होगी जिस तरह इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी। ये कहना है क्लासिकल वेव थ्योरी का। और आगे क्या कहती है क्लासिकल वेव थ्योरी? हाउएवर द इंटेंसिटी इज़ वीक एट हाई फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल वेव थ्योरी ये भी कहती है कि इंटेंसिटी क्या होती है, जब फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उस वक्त इंटेंसिटी कम होती है। Thus, according to this theory, इस थ्योरी के मुताबिक scattered X-rays should have same frequency as that of incident X-rays। तो इस थ्योरी का कहना है कि इंसिडेंट एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो रेडिएटिंग एक्स-रेज या स्कैटर्ड एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब स्कैटरिंग रेज या स्कैटरिंग फोटोन और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं, स्कैटर होने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ जाती है, जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी के बिल्कुल बरक्स है। हैंस क्लासिकल फिज़िक्स इज़ फेल इन एक्सप्लेनिंग द कॉम्पटन इफेक्ट। इसीलिए क्लासिकल फिज़िक्स जो है कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी।
अब इसी क्वांटम इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करते हैं ज़रा देखिएगा। टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट Compton applied the Einstein quantum theory of light with the assumption that incident photons possess momentum। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाइट डुअल नेचर की है, लाइट कुछ जगहों में एज ए पार्टिकल ट्रीट बिहेव करती है, कुछ जगहों में एज ए वेव बिहेव करती है। मुख्तलिफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है जहाँ से लाइट को हम वेव्स के तौर पर भी देख सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में हम लाइट को एज ए पार्टिकल देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी लाइट बिहेव्स पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल नेचर का बिहेव करती है। तो कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पटन ने क्या किया, आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया। यानी कि इसका मतलब ये कि आइंस्टाइन ने लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया, और इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने एक एजम्पशन ये भी किया कि जो इंसिडेंट फोटोन है चूँकि पार्टिकल नेचर का है तो उसके पास कोई ना कोई मास भी होगा, और मास है और साथ साथ किसी वेलोसिटी के साथ आके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से आके इलेक्ट्रॉन को टकरा रहा है, तो उस फोटोन का कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। तो ये एजम्पशन किया कॉम्पटन ने। द थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय कॉम्पटन हिमसेल्फ। कॉम्पटन ने ही इंटरप्रिटेशन दी कि कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जब स्कैटर हो जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी क्यों पेश आती है, इसकी थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन कॉम्पटन ने दे दी। ही सपोज दैट, कॉम्पटन ने सपोज किया, if scattering process were considered to be a collision between a photon and an electron। उसने फ़र्ज़ किया कि अगर जो स्कैटरिंग प्रोसेस है अगर उसको हम एक कोलिजन के तौर पर कंसिडर करें और वो कोलिजन होगी उस फोटोन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन वुड एब्जॉर्ब द एनर्जी। उस फोटोन के पास जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ड्यू टू रिक्वाइल, इसकी रिक्वायरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन की तमाम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंड स्कैटर द फोटोन, और उस फोटोन को स्कैटर करेगा अपने पाथ से किसी और पाथ में मूव करने पर मजबूर करेगा फोटोन को। स्कैटर फोटोन वुड हैव लेस एनर्जी एंड देयरफॉर लोअर फ्रीक्वेंसी देन इंसिडेंट फोटोन। उसका कहना है कि जब अगर हम स्कैटरिंग प्रोसेस को जो कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के दरमियान अगर हम कोलिजन के तौर पर कंसिडर करें तो फोटोन की जो एनर्जी होगी ड्यू टू द रिक्वाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन की तमाम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन की एनर्जी में कमी आ जाएगी। जब फोटोन की एनर्जी में कमी आ जाएगी तो इसका मतलब है फोटोन की फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी। इसीलिए इस इफ़ेक्ट जो कि फ्रीक्वेंसी के चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो इसीलिए रहनुमा होता है क्योंकि फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, और जब फोटोन के पास कम एनर्जी बचती है तो उसी एनर्जी के साथ फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है, और उस कम एनर्जी की नतीजे में उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ये है क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आर्थर कॉम्पटन ने क्या क्या एजम्पशंस उसने किया। कॉम्पटन यूज द क्वांटम थ्योरी बाय एज्यूमिंग द फॉलोइंग एजम्पशंस। कॉम्पटन ने क्वांटम थ्योरी भी जो कि आइंस्टाइन और प्लैंक ने दिया था उन तस्वुर को भी उसने इस्तेमाल किया साथ साथ, और ये तीन इसने एजम्पशंस भी किया। ये एजम्पशंस ये कि द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू कॉन्सिस्ट ऑफ फोटोन्स। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू है और वो फोटोन्स पर मुश्तमिल होगी। उस फोटोन की एनर्जी है
जो कि E इज इक्वल टू एच म्यू है, और उस फोटोन का कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा, और मोमेंटम बराबर होगा P इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइड बाई सी के बराबर होगा। ठीक, दूसरी एजम्पशन उसने ये की कि द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फ्री एंड स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसने जो फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन से टकराता है उस इलेक्ट्रॉन को उसने स्टेशनरी और आज़ाद इलेक्ट्रॉन तस्वुर किया। थर्ड इसका ये है कि द कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के दरमियान जो कोलिजन होती है, टकराव होती है, वो इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे करता है उस कोलिजन में। इसीलिए उसने कहा कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होगी। उसने ये तीन तस्वुर, ये तीन एजम्पशंस उसने इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उसने क्वांटम थ्योरी भी यूज़ किया। फिर इन्हीं एजम्पशंस की बुनियाद पर उसने मैथमेटिकली डिराइव किया एक इक्वेशन, जिससे हमें पता चलता है कि एक फोटोन की स्कैटर होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में क्यों चेंजेस आ जाती है और चेंजेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डिराइव किया, और इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। मैंने आप यहाँ पे पेज पर पेन से यहाँ पे डिराइव किया है इस इक्वेशन को, और इसको हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट इन क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो यहाँ पे डायग्राम में क्वांटम इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो बाकायदगी से दिखाया गया है। यहाँ से ये इंसिडेंट फोटोन आता है और इस जगह पर आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और टकराने के बाद यूं स्कैटर हो जाता है, और जो स्टेशनरी या फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिकॉइल होकर इस जानिब आ जाता है। तो फोटोन का जो ओरिजिनल पाथ है वो यूं है, बजाय इस पाथ में जाने के फोटोन स्कैटर होकर उधर चला जाता है, और ओरिजिनल पाथ और फोटोन का स्कैटरिंग फोटोन का दरमियान जो एंगल है वो फाई है, और इस फोटोन का ओरिजिनल पाथ और इलेक्ट्रॉन के स्कैटर या रिकॉइल होने के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो यहीं से हम आगाज़ करते हैं इसकी डेरिवेशंस। लेट phi be the angle through which photon is scattered and theta be the angle through which electron is recoiled। अब चूंकि कॉम्पटन ने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि उसने कहा था जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक होने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के दरमियान जो कोलिजन हुई थी उस कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम और कोलिजन के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की को बुनियाद बनाकर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, या मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। एनर्जी बिफोर द कोलिजन क्या है, फोटोन की एच म्यू है, इलेक्ट्रॉन की एम नॉट सी स्क्वायर है, क्योंकि एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आफ्टर द कोलिजन जो है फोटोन की क्या है, एनर्जी एच म्यू है। देखो इस फोटोन की एनर्जी एच म्यू थी, लेकिन स्कैटर होने के बाद फोटोन की एनर्जी एच म्यू आ गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर होगी। यहाँ पे एम सी स्क्वायर है आफ्टर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर द कोलिजन एम नॉट सी स्क्वायर है। यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर मतलब रेस्ट मास एनर्जी है, और एम सी स्क्वायर जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी आफ्टर द कोलिजन। रीअरेंज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में कैसे करते हैं,
हम रीअरेंज में करते हैं, एम सी स्क्वायर को इस साइड पे रखते हैं, बाकी इस चीज़ को इस साइड पे लेकर आते हैं, तो क्या होगा एच म्यू डैश और एच म्यू, इन दोनों में से एच म्यू एच हम कॉमन निकालेंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इस साइड पे है तो एम नॉट सी स्क्वायर हमने इसी तरह यहाँ पे रखा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड्स पे हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, तो क्या होगा एम सी स्क्वायर है तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी की पावर 4 होगा, और यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर ए है, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 आएगा, प्लस बी जो है वो एच इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम है, तो बी का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू प्राइम का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab की जगह में 2m नॉट सी स्क्वायर एच इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम आ जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन या फोटोन के ओरिजिनल डायरेक्शन पर आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन देखते हैं, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर हम वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस ले लें और पैरेलल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस ले लें, तो एक्स एक्सिस में आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगी हम ये देखेंगे। तो बिफोर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम है एच म्यू डिवाइड बाई सी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इस फोटोन का एक्स एक्सिस के साथ इंसिडेंट फोटोन का एंगल 0 है, क्योंकि इसी एक्सिस से ही फोटोन आ रहा है, तो कॉस 0 डिग्री, प्लस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन 0 है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। और आफ्टर द कोलिजन जब फोटोन स्कैटर हो जाता है तो फोटोन का मोमेंटम क्या होगा एच म्यू प्राइम डिवाइड बाई सी, और सी और कॉस 5 भी है। यहाँ पे आप जो फोटोन पैरेलल नहीं गया, स्कैटर होकर इस रास्ते पे गया और उस रास्ते फोटोन को उस पाथ का एंगल क्या है 5 है, तो एच म्यू प्राइम डिवाइड बाई सी कॉस 5 प्लस इलेक्ट्रॉन का आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा एम वी कॉस थीटा। अब मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v के साथ ये मूव करेगा तो मोमेंटम एच एम म्यू होगा, और कॉस थीटा यानी कि थीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाथ का क्या होगा एंगल होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट साइड पे अगर देखें तो न्यूमरेटर में c है, c यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, या आप ये करें कि c को दोनों साइड के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो c राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ख़त्म हो जाती है, राइट साइड के इस टर्म के साथ भी c ख़त्म हो जाती है, कैंसिल होके इस टर्म के साथ c आ जाएगी, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी। ये एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू प्राइम कॉस थीटा कॉस 5, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अलोंग द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस में बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। आफ्टर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम एम एच म्यू डिवाइड बाई सी साइन थीटा 0 डिग्री, प्लस इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम 0 है, और आफ्टर द कोलिजन फोटोन का मोमेंटम जो है एच म्यू प्राइम डिवाइड बाई सी साइन 5 माइनस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है एम वी साइन थीटा के बराबर है। क्योंकि साइन 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 होगा, इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम ही बिफोर द कोलिजन 0 है, तो लेफ़्ट साइड टोटल 0 बन गई। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे नीचे डिवीजन में c है, और c का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या होगा एच म्यू प्राइम साइन 5 माइनस एम म्यू सी साइन थीटा के बराबर होगा, और जो एलसीएम लिया था वो c जब इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 के बराबर हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच म्यू साइन 5 के बराबर होगा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। स्क्वेयरिंग
एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम पहले स्क्वायर लेते हैं दोनों इक्वेशंस का, फिर स्क्वायर लेने के बाद दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 ये है। इक्वेशन 2 के इस साइड का स्क्वायर ले लें और इक्वेशन 3 के इस साइड का आप स्क्वायर ले लें, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 3 का इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, और यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। तो एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकालें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि 1 के बराबर आएगा। तो हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ये आएगा। राइट साइड के अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ले लें और यहाँ पे स्क्वायर लेके ऐड करने से हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इस इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 से जो पहले हमने डिराइव किया था यहाँ पे, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो नतीजा बनता है उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास ये आएगा। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो कॉमन है वो कॉमन निकाले हुए हैं, और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ रही है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर वी प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस फाई प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे मास है, ये मास इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास को हम रेस्ट मास के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो रिलेटिविस्टिक मास बराबर होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। वी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, सी स्क्वायर लाइट की स्पीड है, तो m के ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इंटू सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर आ गया, इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा, इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ये पूरा एज इट इज हमने लिखा 2h कट स्क्वायर म्यू म्यू प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस फाई प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h इंटू वी माइनस वी प्राइम। कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट रिलेटिविस्टिक मास को हमने रेस्ट मास में हम की सूरत में हमने लिखा है। इसको मज़ीद अगर हम आगे कैरी करते हैं तो क्या बनता है, एम नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, बाकी जो ब्रैकेट में जो टर्म है वो भी एज इट इज़ आ गया। इस साइड पे जितने भी टर्म्स हैं बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है। फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सी स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में चली जाती है, तो एम नॉट सी की पावर 4 हो गया, सी स्क्वायर पहले से ऊपर था और ये जो सी स्क्वायर नीचे से एलसीएम लेने के बाद ऊपर भेजा तो सी की पावर 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे कोई भी चेंजेस हमने किया ही नहीं है, एज इट इज हमने इसी तरह रखा। आखिर में बचेगा यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ भी है और सी स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बचेगा और राइट साइड पे एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h कट 2h स्क्वायर वी इंटू म्यू इंटू म्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाइव इंटू प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये डेरिवेशन आगे कंटिन्यू है। फिर यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, राइट साइड पे भी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 0 आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे 0 आ गया,
इक्वल टू -2h² म्यू म्यू प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस फाइव प्लस 2m0c² h इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। इस पूरे पहले वाले टर्म को इस साइड पे भेज देते तो प्लस हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे जो 2m0c² h इंटू म्यू माइनस म्यू प्राइम है वो इस साइड पे रखा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2m0c² h इंटू म्यू प्राइम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को डिवाइड करते हैं इस पूरे फैक्टर से, 2m0c² h इंटू म्यू प्राइम से इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इस पूरे टर्म से इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया, और इसी टर्म से राइट साइड को भी यहाँ पे हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने से 2 के साथ कैंसिल, m0 के साथ कैंसिल, c² के साथ कैंसिल, h के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू माइनस म्यू प्राइम डिवाइड बाई म्यू इंटू म्यू प्राइम लेफ्ट साइड पे बचेगा, और राइट साइड पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, और h² में से एक h कैंसिल हो रहा है, फिर म्यू इंटू म्यू प्राइम और म्यू इंटू म्यू प्राइम कैंसिल हो रहे हैं। तो राइट साइड पे बचेगा, यहाँ पे एक सिंगल h बचेगा, ऊपर m0c² बचेगा इंटू 1 माइनस कॉस 5। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस एलसीएम को ब्रेक किया, तो म्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू प्राइम डिवाइड बाई म्यू इंटू म्यू प्राइम इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c² इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइड बाई म्यू प्राइम आ गया, यहाँ पे म्यू प्राइम और म्यू प्राइम कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइड बाई म्यू आ गया, इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c² इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम लेमडा की सूरत में, वेवलेंथ की सूरत में लिखें तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, म्यू जो बराबर होती है वो c डिवाइड बाई लेमडा के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे c फ्रीक्वेंसी यानी म्यू जो है वो इन्वर्स में है, तो लेमडा ऊपर आएगा और स्पीड यानी कि c नीचे आएगी, फोटोन की स्पीड नीचे आएगी। ठीक, माइनस यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होगी, लेमडा डिवाइड बाई म्यू आ जाएगी, इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c² इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। ठीक, इसके बाद आ जाएगी यहाँ पे c और c हमने एलसीएम ले लिया, तो c एलसीएम आ गया, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा h डिवाइड बाई इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c² इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे c² है, लेफ्ट साइड पे c है, तो राइट साइड की c² के साथ लेफ्ट साइड का एक c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मज़ीद क्या बचेगा, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c बचेगा इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। ठीक, फिर हमने लेमडा प्राइम माइनस लेमडा को डेल्टा लेमडा लिखा, जो कि बराबर होगा h डिवाइड बाई m0c इंटू 1 माइनस कॉस 5 आ गया। ये है चेंज इन वेव लेंथ। जब इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, टकराने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ में भी चेंजेस आ जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग के बाद बढ़ जाएगी, और किस हद तक बढ़ेगी हमें वो पता चलेगा। और म्यू लेमडा प्राइम से लेमडा को हम माइनस करेंगे, लेमडा प्राइम इस स्कैटर फोटोन की वेवलेंथ होगी, लेमडा इस इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ होगी। क्योंकि ये वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है, तो इसकी वेवलेंथ लेमडा प्राइम से इसकी वेवलेंथ हम माइनस करेंगे लेमडा को, तो हमें चेंज इन वेवलेंथ आफ्टर द स्कैटरिंग पता चल जाएगी, यानी जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, डेल लेमडा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट भी कह सकते हैं और कॉम्पटन वेवलेंथ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है हम डिस्कस करते हैं।
नंबर 1 जो है, कॉम्पटन इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्स रेज ऑफ सेम वेवलेंथ इन स्कैटर्ड रेडिएशन एज इंसिडेंट रेस। यानी कि कुछ एक्स रेज के कुछ रेस इस तरह से थे जो स्कैटरिंग के बाद भी इनकी वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आई। कॉम्पटन इफेक्ट तो ये कहता था कि स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी ड्यू टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्स रेज के कुछ रेडिएशंस इस तरह के थे जिनके आफ्टर द स्कैटरिंग वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आई। कॉम्पटन इफेक्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये एक लिमिटेशन है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी ऑफ मॉडिफाइड एक्स रेज इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अनमॉडिफाइड एक्स रेज फॉर लाइट एलिमेंट। जो छोटे एटम से छोटे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के लिए जो है ना मॉडिफाइड एक्स रेज और अनमॉडिफाइड एक्स रेज के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी में फ़र्क होगी। यानी कि मॉडिफाइड एक्स रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, छोटे एलिमेंट के से जो फोटोन खारिज होंगे उनकी मॉडिफाइड एक्स रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अनमॉडिफाइड एक्स रेज की इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन फॉर हेवियर एलिमेंट्स जो बारी एटम्स या एलिमेंट्स हैं, इनके यहाँ उलट होगा कि जो अनमॉडिफाइड एक्स रेज है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो मॉडिफाइड रेज है इनकी इंटेंसिटी कम होगी फॉर हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन आर नॉट एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए ये जो दो लिमिटेशंस है इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसको मज़ीद आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कोई थ्योरी से, किस थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मज़ीद क्वांटम मैकेनिक्स के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स पे इस चीज़ का इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।